A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your commerce teacher. Today we'll be discussing about the dimensions of business environment, जिनको हम components of business environment भी कहते हैं. इसमें we have already done the part of meaning as well as the importance and characteristics of business environment. अब हम लोग पढ़ेंगे the dimensions of business environment. और अभी हमने क्या बताया कि हम लोग इसको कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. कंपोनेंट्स में देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट. सबसे पहले आता है मेरा माइक्रो एनवायरनमेंट. ओके, माइक्रो के अंदर मेरे टू पार्ट्स आ जाएंगे, दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. और दूसरा आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो उससे बड़ा एनवायरनमेंट है. माइक्रो इज लिटिल बिट कंट्रोलेबल, बट मैक्रो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं होता है. ये आपके बुक में भी दिया होगा, द बुक दैट इज फॉर योर कोर्स. ठीक है, उसी से ही उसी का ही जैसा ही ये वाला भी पार्ट है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में. ये इसके अंदर दोनों तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. कौन से फैक्टर्स? जो एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कि बिजनेस के अंदर दो तरीके के, सपोज करो दिस इज अ फर्म. ओके, और इसके अंदर अब कुछ इनके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं या जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं. कुछ इसके आउटसाइड के फैक्टर्स होते हैं, सपोज करो वो स्टेक होल्डर्स होते हैं या सप्लायर्स जिन्हें कह सकते हैं, कस्टमर्स कह सकते हैं, गवर्नमेंट कह सकते हैं. उसके बाद आता है उससे भी बड़ा एक लेवल जो इसके और ऊपर जाता है, जो बड़े लेवल पर होता है. वो होता है जो सबसे बड़ा जाता है, दैट इज मैक्रो एनवायरनमेंट. जो छोटे लेवल पर होता है, स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड होता है, वो हो जाता है मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट माइक्रो के हिस्से में. और जो अंदर ही होता है वो कंपनी के पॉलिसीज हो गए, मिशंस ऑब्जेक्टिव्स हो गए, वो सब आते हैं मेरे इंटरनल एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें पढ़नी है वो पढ़नी है आपको द पार्ट ऑफ मीनिंग एज वेल एज उसके एग्जाम्पल्स. अगर आपसे एमसीक्यूज इन जनरल पूछे जाएंगे तो एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाएगा, यू विल गेट एन एग्जाम्पल. आपको ये बताना है कि ये किसका हिस्सा है. तो सबसे पहले आता है मेरा माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें आते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं फर्म की वर्किंग के ऊपर. ठीक है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मार्क करो, इसको पढ़ लेना. डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट या फिर टास्क एनवायरनमेंट, हम लोग इसी को कहते हैं. एंड देन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जिसमें हम लोग किसको लिखते हैं. सबसे पहला आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसे हम इंटरनल फैक्टर्स भी कह रहे हैं. या फिर आता है दूसरा, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. देन अब आते हैं मेरे इंटरनल फैक्टर्स. तो इंटरनल फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस फर्म के अंदर होते हैं, एंड उनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? दैट अ कंपनी कैन मॉडिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, policies, programs, personal, physical facilities और marketing mix to suit the changes in the environment. वो कंपनी अपने इन सारी चीजों को चेंज कर सकती है, पॉलिसीज प्रोग्राम को चेंज कर सकती है, फिजिकल फैसिलिटीज को चेंज कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को कैसे मार्केट करना है वो सब चीजें चेंज कर सकती है. तो दिस इज अप टू द कंपनी, इसलिए वो सारे इंटरनल फैक्टर्स में आता है. ठीक है, एंड एंटरप्राइज में नॉट समटाइम्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल इंटरनल फैक्टर्स, इसीलिए दे इम्पार्ट स्ट्रेंथ और कॉजेस वीकनेस. इसीलिए कि क्योंकि जरूरी नहीं कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए, टू सम एक्सटेंट दे आर कंट्रोलेबल. तो इफ दे आर कंट्रोलेबल, हम लोग उसको इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं. पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, तो वो इंटरनल होते हैं. फिर इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभी समटाइम्स समटाइम्स हम उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड हेंस देर आर सर्टेन स्ट्रेंथ्स आल्सो एंड देर आर समटाइम्स इट कॉजेज अ फ्यू वीकनेसेस आल्सो. तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की यहाँ छोटी छोटी मीनिंग दी हुई है, पढ़ लो. जस्ट बिकॉज की एमसीक्यूज में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है. दिस इज एन इंटरनल केपेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज which can be used to gain strategic environment advantage over its competitors. क्या कहा गया है कि कभी भी अगर एक कंपनी अब दूसरे कंपनी के ओवर किसी भी फैक्टर के कारण एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज
ले पा रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, व्हाई पीपल प्रेफर मच ऑफ नेस्ले मैगी एज कंपेयर टू अदर नूडल्स. क्यों? क्योंकि उनके पास एक एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी है, उनके पास एक टेस्ट स्ट्रैटेजी है. ठीक है, दे गिव यू अ बेटर वेराइटी ऑफ थिंग्स. तो इसीलिए दिस इज द एग्जाम्पल जो हम उस पर्टिकुलर कंपनी की स्ट्रेंथ मानते हैं. फिर आता है वीकनेसेस, कुछ लिमिटेशंस या कॉन्स्ट्रेंट एक एंटरप्राइज के अंदर जो होते हैं और उसी के कारण उनको कोई प्रकार की डिसएडवांटेज होती है. उनकी स्ट्रैटेजी में ही कुछ इश्यूज होते हैं जिनके कारण दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज, और वो इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, कॉन्स्ट्रेंट होता है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ बाधा होती है जिसके कारण दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज. अब इसमें आते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स. तो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक, ये वाली बुक थी. ठीक है, दिस इज एस चंद पब्लिकेशन. तो इसी किताब से हमने इसको लिया है. दिस यू आईएससी पीपल आर ऑल्सो हैविंग. तो इसमें वेन एवर यू विल स्टडी दिस, आप पढ़ो पूरा. ठीक है, लेकिन लास्ट के लिए जस्ट बिकॉज कि आपके जब भी एग्जाम्स होंगे, यू डोंट स्टडी द होल बुक इन अ डे. तो यू कैन मार्क द थिंग्स, जितना जितना हमने छोटा छोटा करके इसमें दिया हुआ है. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. आप डायरेक्टली उतना ही मार्क करके पढ़ सकते हो. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. कॉर्पोरेट कल्चर, सबसे पहली चीज आती है कॉर्पोरेट कल्चर. जो भी वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स हैं जो कंपनी के फाउंडर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है उस कंपनी के, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं कि जहां पर कंपनी स्टैंड करती है. कंपनी के अपने पॉलिसीज, अपनी मान्यताएं क्या है, अपने बिलीव्स और एटीट्यूड्स क्या है. कि हम फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि वाई रिलायंस और जियो हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर. क्यों? क्योंकि वो हर तरह से कस्टमर्स को प्रेफर करता है. कस्टमर्स क्यों जियो को सिम इतना ज्यादा लेते हैं या जियो के पैक इतने ज्यादा डलवाते हैं? बिकॉज दे नो कि वो सस्ता पड़ता है. ठीक है, तो एक कंपनी का उनके कस्टमर्स के प्रति भी एक काइंड ऑफ बिलीफ या एक एटीट्यूड होता है जिसके कारण वो सक्सेसफुल होती है. तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देता है कंपनी कहां पर स्टैंड कर रही है. हाउ इट डज थिंग्स, व्हाट इट कंसिडर्स इम्पोर्टेंट, कि वो कैसे चीजों को करती है, वो किन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है, ये भी उसके कॉर्पोरेट कल्चर में ही आता है. व्हेन द वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल. अगर वही वैल्यू ट्रिक्स जो होती है कि भाई हमें ये इन मॉरल वैल्यूज पे चलना है, अगर वो कंपनी का हर एक मेंबर समझता है तो कंपनी इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल. ठीक है, अब कंपनी के मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं. इट गाइड्स इट्स प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, धीरू भाई अंबानी टू मेक Reliance the biggest group in the private sector prompted him to launch world scale plants in petrochemicals as well as other industries. क्या कहा गया है इसमें कि just because कि उन्होंने एक मिशन देखा था कि रिलायंस को हम एक बिगेस्ट ग्रुप बनाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने रिलायंस के पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज भी डाली है जहां पर यू कैन फाइंड मेनी प्लेसेस में जहां पर यू कैन गो एंड गेट योर पेट्रोल फिल्ड ऑल्सो. और बाकी इंडस्ट्रीज भी उनकी हैं. इट कुड बी द स्मार्ट बाजार, इट कुड बी रिलायंस ट्रेंड्स. ठीक है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में उनका नाम है. तो इसीलिए मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी कंपनी, आप कैसे वर्क करना चाहते हो. फिर टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है. द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बीओडीज होते हैं वो ये देखते हैं कि डायरेक्शन, दे सेट द डायरेक्शन, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. कंपनी हैविंग हाईली क्वालिफाइड एंड रिस्पॉन्सिबल बीओडीज outperform those lacking such board of directors. वो कंपनीज जो लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी होती है in terms of their heads, in terms of their top management, in terms of their board of directors, तो वो बाकी कंपनीज से बहुत ज्यादा बेहतर वर्क करती हैं. ओके, देन कम्स द पावर स्ट्रक्चर. आप इसमें सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे देन ऑल्सो इट विल बी
फाइन। फिर है पावर स्ट्रक्चर। द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखोगे, पहले आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन सीईओ, तो क्या बोला गया है, इनका रिलेशन इनके साथ देखना। द एक्सटेंट टू विच टॉप मैनेजमेंट एंजॉय सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज एट वेरियस लेवल, की ये जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितना सपोर्ट पा रही है अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी का और मैनेजर्स का, तो वो डिसाइड करता है कि उस कंपनी का पार और उस कंपनी की वर्किंग कैसी है। ओके, तो दिस इज रिटन हियर। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी का इमेज और ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज और ब्रांड इक्विटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि भाई कंपनी का अगर ब्रांड ही बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इफ यू नो द कंपनी, लाइक सपोज करो वेन एवर यू विल गो टू अ बिगर पार्ट, आप ग्रेजुएशन में जाओगे, ग्रेजुएशन में इफ यू विल डू इंटर्नशिप, इन केस आपके कोर्स में आती है और आप इंटर्नशिप करते हो एट सम प्लेस, ऑलवेज ऑब्वियसली यू विल गो फॉर अ कंपनी जिसकी जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो यही कंपनी जो है, इट विल हेल्प इन रेजिंग फाइनेंस, forming alliances, choosing dealers and suppliers, launching new products, entering foreign markets. So in case a company जिसकी जो brand value है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वो कंपनी को easily मार्केट से पैसा भी मिल जाएगा, अपने न्यू प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च भी कर सकता है, वो फॉरेन डीलर्स के साथ अग्रीमेंट्स में भी आ सकते हैं। देन ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, और उसके बाद ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज सेज कि अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये टाटा स्टील could easily carry out large scale modernization and restructuring. Some companies face difficulty in carrying out such programs due to strong resistance by employees and their unions. क्या कहा गया है कि अगर एक कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लाइकली टू बी चेंज्ड है, मतलब दे आर द पीपल जो चेंज मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा जल्दी अडेप्ट करते हैं, उससे क्या होगा, उससे इफ द कंपनी विशेस टू गो फॉर अ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वो बहुत ही नाइसली उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर पाएगी या अडेप्ट कर पाएगी, एज कंपेयर टू दोज जो उसको जहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो चेंज रेजिस्टेंट है, जल्दी चेंज होना पसंद नहीं करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इसमें कुछ और चीजें दी हुई हैं, ये अदर फैक्टर्स हैं जिनको आप एक बार के लिए पढ़ सकते हो अंडरलाइन करके कि भाई ये चीजें होती हैं। तो इवन दो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, बट फिर भी एक बार के लिए पढ़ लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज के एमसीक्यूज है तो एनीथिंग कैन कम। देन कम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हो गए मेरी कंपनी के अंदर वाले जो फैक्टर्स होते हैं, मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स, पॉलिसीज, वैल्यूज, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं मेरे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स हैं, agencies हैं with which a particular business organization comes into direct or frequent contact in the course of functioning. आप इनको स्टेक होल्डर्स के नाम से भी जानते हो, आपने पढ़ा होगा स्टेक होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, शायद 11th में आपने पढ़ा होगा, तो यही बोला गया है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में माइक्रो एनवायरमेंट के दो हिस्से, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है कंपनी की पॉलिसीज, मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, पास और उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आता है कस्टमर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं कस्टमर। अब कस्टमर के लिए क्या कहा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर इज अ पर्सन जो सामान को बाय करता है और कंपनी को उससे इनकम रिसीव होती है। So there are different kinds of customers: individual, households, government departments and commercial establishments. For example, customer of a paper company may include students, teachers, educational institutions, business firms. ये सब हमारे उस पर्टिकुलर पेपर कंपनी के कस्टमर्स होते हैं। अगर एक कंपनी सक्सेसफुल होना चाहती है तो सबसे पहली चीज कि उसको वो प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कंपनी की नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हो। कोई भी कंपनी अगर एक टारगेट कस्टमर ग्रुप को सिलेक्ट कर रही है तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, डिपेंडेबिलिटी, डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि हमें वहां पर कितना ग्रोथ मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा,
क्या वो कंपनी, क्या वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, क्या हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिपेंड हो सकते हैं, इज ए डिग्री ऑफ कंपटीशन अगर हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उतरते हैं, ठीक है, या फिर कस्टमर सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। तो इसीलिए द मेजर फैक्टर जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज कस्टमर्स। इसके बाद दिस मच इज सफिशिएंट, आप यहाँ तक भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तभी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट इज कॉम्पेटिटर्स। अब कॉम्पेटिटर्स, कंपनी के पास डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ये कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल सोनी टीवी फेसेस डायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम एलजी, सैमसंग, ओनिडा। इनडायरेक्ट कंपटीशन ये भी पढ़ लो, हो सकता है कि दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड। इनडायरेक्ट कंपटीशन फर्म से होता है दोज हु आर हैविंग फ्रॉम फर्म्स बाइंग डिस्क्रिशनरी इनकम, मतलब कि वो फर्म्स जिनको कहीं से एक इनडायरेक्ट तरीके की इनकम आ रही है। देखो एग्जांपल इसमें क्या दिया हुआ है कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि वील टेक द एग्जांपल ऑफ सिनेमा इंडस्ट्री ओनली। ठीक है, सिनेमा इंडस्ट्री में क्या कहा गया है कि एक सिनेमा हाउस को, पहली चीज लाइक सपोज करो कि पीवीआर है, तो पीवीआर को किसी भी और पर्टिकुलर सिनेमा हाउस या जो नॉर्मल सिनेमा हाउसेस होते हैं बड़े बड़े वाले थिएटर्स जैसे होते हैं उनसे एक तो कंपटीशन है, उनको वो हो जाता है उनका डायरेक्ट कंपटीशन। और इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कोई भी अदर किस्म का, लाइक सपोज करो कि वो जो फन पार्क्स होते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत सारे वो झूले और ये सब चीजें होती हैं, तो इक्वली उनका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर के फॉर्म में वो भी आते हैं कि भाई पहली चीज, जैसे बिस्किट्स में आप कंसिडर कर लो, बिस्किट्स में डायरेक्ट कंपटीशन होता है बिटवीन टू कंपनीज जो बिस्किट बेच रही है, इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है बिटवीन द कंपनीज, एक बिस्किट बेच रही है और एक कंपनी जो चिप्स बेच रही है। तो द कस्टमर कैन आइदर गो फॉर बाइंग बिस्किट्स और दे कैन गो फॉर बाइंग चिप्स, तो ये भी मेरा इनडायरेक्ट कंपटीशन में आ जाता है। तो क्या कहा गया है कि यही सारी चीजें अदर मार्केटिंग एंटरटेनमेंट के कारण भी उनका कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो ये इंडियन कंपनीज जो है वो बोथ डोमेस्टिक फर्म से एज वेल एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से भी कंपटीशन फेस कर रही है, और एंड दिस इज आल्सो अफेक्टिंग द इनकम और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। फिर आता है मेरे सप्लायर्स। सप्लायर्स वो पीपल होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं टू द कंपनी एंड वी हैव टू पे देम, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म में दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी जिनको कंपनी को पेमेंट करना होता है। रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई जो होती है कंपनी को हेल्प करती है कि वो अपने जो भी वर्किंग है उसको अनइंटरप्टेड रखे एंड टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मीन्स कि इन्वेंट्री को हमें रखना है संभाल के, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मेरा जो सप्लायर है या जो मार्केट सप्लाई है, जो हमको मार्केट से आ रही है सप्लाई, अगर वो हमें समय पर नहीं मिल पाती तो हम क्या करते हैं, हम स्टॉक बना कर रखते हैं। अगर कंपनी स्टॉक बना करके रखेगी तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, देन कम्स, और इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए उनको जो अपनी, अगर जो सप्लायर्स हैं वो सही होंगे, कम रखेंगे कॉस्ट, तो उससे क्या होगा, कम कॉस्ट रखेंगे मतलब इन द सेंस कि हमें समय पे सामान प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी लेस कैरिंग कॉस्ट और हम सामान को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो भी फैक्टर्स है उनको। देन कहा गया है कि देन देयर इज द स्ट्राइक और अदर प्रोडक्शन प्रॉब्लम जो हो सकती है और इससे भी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में इंटरप्शंस होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एक ही इंसान से नहीं बट देयर शुड बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मारुति उद्योग जो है इट हैज अंडरटेक वेंडर डेवलपमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। क्या कहा गया कि अलग अलग जगहों से आपका जो सामान है वो मिलना चाहिए। देन मार्केटिंग इंटरमीडियरीज या फिर मिडिल मैन जो होते हैं, जैसे कि एजेंट्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये भी एक लिंक बनाते हैं कंपनी और कस्टमर के बीच में। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और वेयरहाउस जो है वो
मतलब दे गिव अस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, देन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, ये अलग तरीके के इंटरमीडियरीज होते हैं। नेटवर्क अगर अच्छा है इनके साथ तो इट विल अफेक्ट द फर्म फेवरेबली, और अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो इट विल ऑब्वियसली मेक इट एडवर्स। ठीक है, देन कम्स फिनांसर्स। फिनांसर्स जो होते हैं शेयर होल्डर्स हो गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। हाँ, देन डिबेंचर होल्डर्स हो गए, बैंक हो गया, वो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसीज, एटीट्यूड्स ऑफ द फाइनेंसर्स जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज में, कंपनी के ये डिसाइड करने में कि कंपनी कैसे वर्क करती है। ठीक है, इफ अ कंपनी कैन नॉट रेज फंड्स थ्रू शेयर्स इफ द फाइनेंसर्स आर नॉट रिस्क टेकिंग, अगर कंपनी के जो फाइनेंसर्स हैं वही बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है कि भाई हम क्यों अपना पैसा यहाँ पर लगाएं, अगर वो ये मेंटालिटी रखते तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज विल ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो दे हैव टू चूज देयर फाइनेंसर्स आल्सो वेरी नाइसली। फिर आती है पब्लिक, वो पूरा ग्रुप जो कंपनी एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी हु इन्फ्लुएंस द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, उसको हम पब्लिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया ग्रुप हो गया, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, एनजीओज हो गए, और लोकल कम्युनिटी, ये सब पब्लिक के अंदर आती है। तो वो भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रख सकती हैं। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लिखो दिया, एग्जांपल्स अब पढ़ना क्योंकि एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं। मीडिया ग्रुप्स कैन बी यूज्ड टू डिसएमिनेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी कंपनी की कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए मीडिया ग्रुप कैन बी यूज्ड। आप कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो, कुछ डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हो, तो उसमें भी यू कैन गेट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी। फिर इसके बाद आता है मेरा बड़ा वाला एनवायरमेंट जिसको हम मैक्रो एनवायरमेंट कहते हैं। अब मैक्रो एनवायरमेंट रेफर्स टू द जनरल एनवायरमेंट या फिर रिमोट एनवायरमेंट within which a business firm of forces in its micro environment operate। बड़े बड़े फर्म्स, मतलब बड़े बड़े लेवल पर जो या बड़े पैमाने पर जो फैक्टर्स वर्क करते हैं उनको हम लोग मैक्रो फैक्टर्स बोलते हैं या फिर जनरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसमें मेरे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, देन फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल। ठीक है, जो कंपनी की पॉलिसी, सॉरी, जो कंट्री की पॉलिसीज देखते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग के मैक्रो में आती हैं। अब ये जो होते हैं दीज आर कंपेरेटिवली लेस कंट्रोलेबल एज कंपेयर टू मैक्रो, और एक कंपनी की सक्सेस ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी कि वो उस मैक्रो एनवायरनमेंट से अडेप्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि वो उसको चेंज तो नहीं कर सकती। तो इसी में कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया एंड लीगल हो गया, जो हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं दैट आर कंसर्न्ड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितना प्रोडक्शन, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसको हम इन जनरल टर्म्स कह सकते हैं मनी से रिलेटेड, पैसा रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं, जिसके एग्जाम्पल्स में आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी होंगी। ठीक है, जैसे हो गया कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है इन द कंट्री, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म हो गया, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन करता है, इज इट अ मिक्स्ड इकोनॉमी और अ कैपिटलिस्ट और अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान जो थे, जो पहले थे अब नहीं है। देन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स और प्रोडक्शन के रिलेशंस कैसे हैं, तो यहाँ ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। देन स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, की एक इकोनॉमी की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कैसे है, या फिर वहां का जो नेशनल आउटपुट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। भाई नेशनल आउटपुट इन द सेंस कि नेशनल इनकम से में कहाँ कहाँ सेक्टर से पैसा आ रहा है। पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी, कि इफ अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग समवेयर, और एक कंट्री अगर कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो किस फॉर्म में कर रही है। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हैं,
देन स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज तीनों को मिला करके कितना पैसा कंट्री में है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है, जिसमें शेयर्स डिबेंचर्स आते हैं, तो वो कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। देन इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सारी चीजें भी इसी का हिस्सा होती है। देन स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ मनी। देन इकोनॉमिक इंडाइसेस हो गए, जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा, इनकम, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्स रेट्स। तो ये वो रेट है या ये वो चीजें जो आप लोग अपने इकोनॉमिक्स के पार्ट में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी आपका किसी का पार्ट होती है, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी पार्ट होती है। देन मार्केट कंडीशंस, कि एक इकोनॉमी में डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना ज्यादा है। मार्केट कंपटीशन में यू कैन स्टडी द पार्ट ऑफ दैट परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो ये वो एनवायरनमेंट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देते हैं ओवर द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द सोशल एनवायरनमेंट, सोशल और कल्चरल फोर्सेस विद इन विच द बिजनेस फर्म ऑपरेट, वो इसी का ही हिस्सा होता है। अब सोशल एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो उसके एग्जाम्पल्स ही हैं, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चंस बनेगा तो फिर यही पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे पूरे के पूरे सब मैक्रो पूछे जाए, हो सकता है कि मैक्रो में कोई एक डिफाइन कर दिया जाए कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और हो सकता है कि आपको 4 एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया जाए कि इसमें से इकोनॉमिक का ऑप्शन कौन सा है। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज, कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, रूरल अर्बन मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब मेरे सोशल केस से होते। तो सोशल एटीट्यूड्स, कस्टम, ट्रेडिशंस वहां के कैसे, फैमिली का स्ट्रक्चर और फैमिली वैल्यूज, social concern regarding pollution, corruption, status of women and minorities, रोल ऑफ मीडिया, तो ये सब चीजें वहां पर कि उनका सोशल स्टेटस कैसा है, वहां का एजुकेशनल लेवल, अवेयरनेस ऑफ राइट्स और वर्क एथिक्स है भी कि नहीं है, तो ये सारी चीजें तय करती है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन और इनकम लेवल ऑल्सो अफेक्ट द पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है, जो वहां पर है। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या बताता है, वो ये बताता है दैट इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उस पर्टिकुलर कंट्री में है। लाइक जापान और चाइना के बारे में आप सुनोगे तो दे आर वेरी, स्पेशली जापान, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। यूके, सॉरी यूएस, वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो क्या कहा गया है इसमें कि सच एज द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, institutional arrangement for the development and application of new technology, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सब आती हैं टेक्नोलॉजी के ही अंदर, ठीक है। फिर दिस यू कैन सी, इसी के ही कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन कितना है लोगों में, फैसिलिटीज रिसर्च डेवलपमेंट की है कि नहीं, इंसेंटिव्स एंड कंसेशंस उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, देन लीगल प्रोटेक्शन क्या मिलता है उनको, लाइक आईपीआर एंड ऑल, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद एसेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, इज इट देयर और इज इट नॉट देयर, जैसे डिजिटल वॉचेस हैव रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये आपको एज एग्जाम्पल भी याद रखना होगा अगर आपको ये पूछ लिया जाए। फिर केबल टीवी हैज अफेक्टेड रेडियो एंड सिनेमा, ग्राफी has damaged carbon paper business, so ये सारी चीजें। then color television has wiped out black and white television, shopping malls have affected retail business in big cities, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसमें वो सारे फोर्सेस आते हैं जो पब्लिक अफेयर्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें ये सारी एग्जाम्पल्स भी उनकी दी हुई है, ठीक है। फिर आता है इसी के कुछ कंपोनेंट्स कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है, वो कैसे वर्क करती है। देन पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर एंड आइडियोलॉजी वहां की कैसी है उस पर्टिकुलर कंपनी की, लाइक इज इट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, स्टेट रिलेशंस कैसा है वहां का,
ठीक है, मतलब फेडरल रिलेशंस है कि नहीं है. देन द पॉलिटिकल फिलोसफी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस, फंडिंग, ये सब चीजें कौन करता है, तो ये भी आपकी दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर बिजनेस. डिग्री ऑफ पॉलिट, जितना भी देखो, जितनी भी चीजें ये सब पॉलिसी मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो अगर इसमें से कुछ भी आता है तो दिस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल. हाँ, इसमें ये थोड़ा सा अलग है कि दिस रिलेशन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्रीज, so ये किसके अंदर आएगा, दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट. देन इसमें एक एग्जांपल दिया है कि बेंगलोर या बेंगलुरु एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस फॉर आईटी. क्यों? क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उससे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज लीगल या रेगुलेटरी एनवायरमेंट वहां का कैसा है, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि उस पर्टिकुलर में क्या आएगा, आपके राइट्स एंड ड्यूटीज आते हैं, लॉज कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ दीज लॉज, एंड जुडिशियल सिस्टम जो है वो कंट्री का कैसा है. जुडिशियल सिस्टम मतलब कि इवेल्युएट करना, वो बॉडी जो ये इवेल्युएट करती है कि जो लॉ है वो सही से एनफोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आते हैं. ठीक. तो यू हैव टू सी, अब ये जितना भी लॉ रिलेटेड होता है वो लीगल में आता है, जितना भी पॉलिटिक्स रिलेटेड होता है वो पॉलिटिकल में आता है, मनी रिलेटेड इकोनॉमिक में जाएगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल में जाएगा, और सोशल रिलेटेड. ठीक है, तो वो कि कंपनी के मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिलेशंस कैसे हैं उनके, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा सोशल में. एक बार फिर से देख लेते हैं. सोशल हम जरा सा इकोनॉमिक के बाद ही था. ठीक है, तो सोशल में हम लोग की कौन कौन सी चीजें जाती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल एटीट्यूड्स, विमेन और माइनॉरिटीज का रोल स्टेटस कैसा है, पॉल्यूशन, एजुकेशन लेवल वहां का है कि नहीं, तो ये सब चीजें मेरे सोशल एनवायरनमेंट में जाती हैं. I hope you have understood this much. कुछ नहीं समझ में आया तो you can ask, and if you have understood, do like the video and do share it with your friends as well. Thank you.